हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी हैव शेवार विद अस। आप कैसे हैं शेवार? बहुत अच्छा फर्स्ट क्लास। 14 दिन के करीब हो गए अब आपकी सर्जरी को। 14 दिन मेरे कंप्लीट हो गया। आज मेरा 15th डे पोस्ट अप है। 15 डे है। आपके स्टिचेस अभी हमने रिमूव किए हैं और सिर्फ अभी तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं आपके बाल। आपको कैसा लगता है? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि पहले जितना आप देखते थे अपने आप को, खुद को जो पार्टनर्स थी, और अब आप अपने आप को मिरर में देखते हैं तो लगता है कि कुछ खराब हुआ ही नहीं था। जैसे पहले था वैसे ही आपको अभी भी अपना नजर आ रहा है। सब कुछ देखने के लिए मिल रहा है। मतलब इंसान दिल में सोचता है कि मैं प्लांटेशन के लिए जाऊंगा, मेरे प्लांटेशन के बाद क्या लुक्स निकल कर आएंगे। तो मतलब बहुत खुशी होती है अंदर से देख के ना कि हाँ, जो हमने एक्सपेक्ट किया था वो चीजें हमारे सामने हैं, वो चीजें हमें नजर आ रही हैं। जो हम सोच रहे थे वो एक्चुअली में हो रहा है। सो बहुत खुशी है। आपकी शेप भी बहुत अच्छी और एकदम नेचुरल एक्चुअली वो जो हेयर लाइन आपने मुझे डिजाइन करके दिखाया था, बताया था ना कि हेयर लाइन को मतलब स्पेशली एक वीडियो में बोला भी था कि हेयर लाइन को ज्यादा नीचे नहीं लेना चाहिए, स्पेशली जो एज ग्रुप में 25 to 24। तो उससे क्या होता है ना कि अभी मुझे बाहर भी अभी कुछ पेशेंट्स बैठे थे, तो मेरी हेयर लाइन को लेकर ही स्पेशली बात हो रही थी। तो उन लोगों ने मुझसे पूछा कि आपने क्या अभी प्लांटेशन कराया यहीं पे? तो मैंने हाँ, मैं आपको क्या लगता है? तो लिटरली मैं बता रहा हूँ, उन लोगों ने बोला कि मेरे को हेयर लाइन देख के पता ही नहीं चला कि आपने प्लांटेशन कराया। बोले ये बिल्कुल नेचुरल है। तो मैं जस्ट बिकॉज ऑफ माय डॉक्टर कि उन्होंने ऐसी हेयर लाइन ड्रॉ करी इसमें कि बिल्कुल नेचुरल है, क्योंकि आप नीचे ले लेते हैं ना तो वो एक थोड़ा सा आर्टिफिशियल लगने लगता है। तो फिर अगर आपको नेचुरल हेयर लाइन चाहिए होता है तो आई एम रियली वेरी थैंक यू कि ऐसा हेयर लाइन मेरा बना और अब ऐसे उसका रिजल्ट आ रहा है। हेयर लाइन तो खैर एक काफी इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका। और हेयर लाइन में तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। बिल्कुल। बहुत एग्रेसिव हेयर लाइंस कभी भी अच्छे नहीं लगते। और जैसा आप जानते होंगे कि मोस्टली हमारे पास रिपेयर ट्रांसप्लांट के केसेस आते हैं, तो जिनके हेयर लाइंस काफी खराब हुए होते हैं, जिनको भी ठीक करना ऑब्वियसली चैलेंज रहता है। और ऐसे केसेस में हमें मेहनत भी बहुत करनी पड़ती है, तभी हम उसको ठीक कर पाते हैं। अदरवाइज ये काफी टफ काम रहता है। तो हेयर लाइन के अलावा जैसे अब हम देखें कि आपका हमने एक कॉम्बिनेशन टेक्निक किया था। 2 दिन आपकी सर्जरी चली थी जी। और आपके केस में हमने 1500 ग्राफ्स एफयूई स्कैल्प किया जी, और 2500 ग्राफ स्ट्रिप से नेक्स्ट डे किया। तो ये 4000 ग्राफ में आप देखिए कि 2 दिन आपका काम चला। 2 दिन काफी, मतलब काफी उसमें मेहनत लगती है, काफी टाइम लगता है। 22nd 23rd लाइक मैं 10 बजे आ जाता था और शाम को 7 या 8 बज जाते थे दोनों दिन। तो काफी पैशन के साथ, काफी ईमानदारी के साथ और काफी कोशिशों के बाद ये काम होता था। काफी क्रिएटिविटी का काम है और इसको मतलब करते वक्त बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। अभी आपसे पहले एक और पेशेंट आए हुए थे जिनके स्टिच रिमूवल थे, आपने देखा होगा शायद। तो वो पेशेंट भी एक्चुअली उन्होंने पहले कहीं और से एफयूटी कराया हुआ था। अच्छा, उनका जो सर्जरी था वो रिपेयर केस था। तो डेंसिटी नहीं थी और काफी प्रॉब्लम्स थी। तो उन्होंने भी जैसे एक्चुअली जब आप बाहर बैठे थे तो मेरे साथ अंदर थे। अच्छा। तो मुझे बोल रहे थे बाहर आपके एक पेशेंट है, आपसे शायद मेरी मुलाकात। तो बोल रहे कि उनके तो सर बहुत अच्छा भरा लिखता है, उनके एरिया कम खाली था क्या? तो मैंने उनकी पिक्चर दिखाई तो वो बोल के अरे उनका तो बहुत खाली था। तो एक्चुअली उन्होंने जब पहले ट्रांसप्लांट किया था तो उसमें उनको 3500 ग्राफ्ट बताए गए थे, जो कि ऑब्वियसली थे नहीं, बहुत खाली था उनका। तो वो सोच रहे थे कि शायद आपके 8-10 हजार ग्राफ लगे। अच्छा। हाँ, ऐसे पेशेंट्स को देख के लगता है। अभी जैसे मैं वेट कर रहा था तो एक और पेशेंट थ्रू यूट्यूब की, सत्यम नाम का कोई पेशेंट आया यूट्यूब से। तो वो लोग मतलब उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने ट्रांस कराया है अभी? मैंने भी कराया। मैं अभी कितना है, आज 15 डे पोस्टर पे मेरा स्टिचेस मेरे रिमूव होने, तो उसी के लिए मैं आया हूँ। तो वो मुझसे मेरी जर्नी पूछने लगे कि कैसा रहा एक्सपीरियंस और आपको पेन हुआ नहीं हुआ। तो मैंने उन्हें वो सारी चीज़ें, अपनी एक्सपीरियंस जो मैंने 2 दिन यहाँ संजय क्लिनिक में एक्सपीरियंस किया है, तो वो मैंने उन्हें बताया। तो वो भी इसी चीज़ को वो बोल रहे थे कि अच्छा, आपका कितना पोर्शन खाली था, आपने कितना ग्राफ्स लगाया नहीं लगाया।
तो मैं उनसे ये बोल रहा था कि ग्राफ्स के बारे में आप टेंशन लेना खत्म कर दो, क्योंकि जो मेन थिंग है कि ग्राफ्स को बताया कुछ जाता है, लगाया कुछ जाता है। क्योंकि मेरे केस में मुझे पता है कि मेरे जो कमिट किया गया था उससे प्लस लगे, क्योंकि मैं वहां सुनता रहता था ना कि इतने ग्राफ्स हो गए, इतने ग्राफ्स हो गए, तो जो कमिट किया गया था ना FUE हो या FUT हो उससे प्लस ही लगे। तो सबसे अच्छी चीज ये है कि ट्रस्ट वर्दी के ग्राफ्स आपको जितना बोला गया था ना उतना ही इम्प्लांट किया गया। जब आपका ग्राफ्स जो है वो जितना इम्प्लांट किया जाएगा उसी के यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा ना, तो फिर उसे भी यकीन नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने अपने मोबाइल में जो मेरे पुरानी पिक्चर्स थी ना, तो वो मैंने उसे दिखाया कि मेरा इतना, तो वो बोला ये तो बिल्कुल खाली हो गया था आपका। तो मैं देखो अभी रिजल्ट ऐसा है, तो उस मैटर में भी उसने मेरे ग्राफ्स को लेकर उसने मेरी बात नहीं। इनफैक्ट अभी भी जो ये पेशेंट आए थे, इनका भी जैसे मैं देख रहा था ना 3500 ग्राम्स उनको बताए गए थे। तो ये एक काफी कॉमन ट्रेंड है, इसलिए लोगों तक ये बात पहुंचना जरूरी है कि 3500 4000 ग्राम्स इतने बड़े नंबर संभव नहीं होते एक पर्टिकुलर एक मेथड से इन मोस्ट ऑफ द एशियन पेशेंट्स। और ये नंबर हम हालांकि सुनने में इससे नीचे कुछ आता ही नहीं है, नहीं आता 5000 4000। तो और दूसरी चीज उन पेशेंट के साथ एक थी, जैसे कि उन्होंने दवा करी और उसके बाद उन्होंने ट्रांसप्लांट कराया था और उसके बाद उन्होंने फिनेस्ट्राइड खाया 1 साल। तो उनको लगा कि ठीक ठाक हो गया है बाल, और पर जब उन्होंने फिनेस्ट्राइड छोड़ा तो देखा कि वो सारा एरिया तो खाली है। तो जो बचे वो सिर्फ ट्रांसप्लांटेड हेयर थे, और जो रिजल्ट देख रहे थे वो सब फिनेस्ट्राइड की देन था। तो बहुत सारे जो आजकल क्लिनिक्स पे चलता है वो ये कि आप फिनेस्ट्राइड हर पेशेंट को खिलाइए पोस्ट ट्रांसप्लांट, तो मिनिएचराइज हेयर जो है वो अच्छे हो जाते हैं। और सभी ज्यादातर लोग 1 mg पर डे के हिसाब से फिनेस्ट्राइड खिला देते हैं, which is I think see I am not against this medicine, मैं अपने पेशेंट पे मैं भी देता हूँ, पर जरूरत के हिसाब से समय के हिसाब से जरूर देखना चाहिए। क्योंकि और दूसरा एक और चीज कि जैसे अभी हमने देखा कि भाई आपका खाली पोर्शन है, इस पोर्शन में हम चाहते तो हम 5000 ग्राम भी डाल सकते हैं। डेंसिटी जितनी हमने हेयर लाइन पे रखी, अगर इतना पीछे रखे तो आराम से लगेगी। तो एक संख्या है इम्पोर्टेंट समझना आपके लिए कि कितने ग्राफ्स आपके खाली पोर्शन में डाले जा सकते हैं, है ना? तो वो तो बहुत भरे जा सकते हैं। दूसरी संख्या है कितने ग्राफ्स आपके डोनर से निकाले जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जितने डाले जा सकते हैं उतने निकाले भी जा सकते हैं। तो डोनर एरिया जितना आप अलाउ करेगा उतने ही निकालिए। यदि आपका डोनर एरिया अलाउ भी कर रहा है और इतने डाले जा सकते हैं उतने अलाउ भी कर रहा है, मान लीजिए लो ग्रेड बाल्डनेस है, अलाउ कर रहा है, तो क्या हमें उतने डाल देने चाहिए, या हमें अपने कुछ डोनर को रिजर्व के तौर पे रखना भी चाहिए? आप अपने सारे रिसोर्सेज अगर अभी लगा देंगे, खास तौर से मैं ये बोलना चाहूंगा उन बच्चों को जो छोटे एज के हैं, जिनको मान लीजिए 22-23 साल 24 साल थोड़ा बाल्डनेस है और वो सोच रहे हैं कि अभी तो बहुत डोनर बचा है हमारे पास। मैं कई बार ये देख के अचंभित हो जाता हूँ कि कैसी रैट रेस लगी हुई है ग्राफ्स को भरने की। अब मान लीजिए आप हमारे पास आते हैं, हम आपका ट्रांसप्लांट करने का प्लान करते हैं, और आपको यदि मैंने जैसे 4000 ग्राफ्ट किए, मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि 6000 ग्राफ्ट करते हैं, हो सकता है मैं 6000 ना करूं, हो सकता है मैं आपको सिर्फ फिनेस्ट्राइड के ऊपर रिजल्ट दिखा के आपको भी खुश करूं और अपने ऑडियंस को भी खुश करूं कि भाई देखो डॉक्टर साहब ने बहुत बढ़िया ट्रांसप्लांट कर दिया। और उसके बाद ये सारी हकीकतें फिनेस्ट्राइड के साथ बेसिकली प्रॉब्लम्स क्या आती है कि या तो एक साइड इफेक्ट जो सब में नहीं होता, पर मेजर टॉलरेंस, जब आपके ऊपर दवा काम करना बंद करती है तब हमारे पास कुछ रिजर्व रहता है जिससे कि हम उसको आपका काम चला सके। तो मैं भी जानता हूँ अपने, यदि मैं आपको अभी फुल डोज पे 1 mg पर डे फिनेस्ट्राइड खिलाऊं तो आपके एग्जिस्टिंग मिनिएचराइज हेयर बहुत इंप्रूव करेंगे। शायद आपने देखा हो, सुना हो, जो फीमेल्स अपने मिनॉक्सिडिल लगाती हैं उनको यहाँ पर हेयर ग्रोथ शुरू हो जाती है। यहाँ से कैसे आई ये ग्रोथ? यहाँ तो बाल था ही नहीं। सही बात, बाल था लेकिन वो मिनिएचराइज बहुत छोटा बाल था। सिर्फ हमारी बॉडी पे जैसे पाम्स हो गए, सोल्स हो गए, या लिप्स हो गए, ये वो एरियाज है जहाँ पे बाल नहीं होते हैं। बाकी जगह काम कर ही नहीं सकता। पर बाकी सब जगह मिनॉक्सिडिल, फिनेस्ट्राइड ये आपकी थोड़ी ग्रोथ को काम कर जाते हैं। और खास तौर से ट्रांसप्लांटेड रीजन के साथ जब
उस एरिया के मिनिएचराइज्ड हेयर इंप्रूव होते हैं, तो वो तो सारा ट्रांसप्लांट सर्जन के ही अकाउंट में चला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो रिजल्ट चाहिए होता है, रिजल्ट जब किसी भी चीज से आ जाए तो लगता है कि भाई ये तो हाँ, बहुत अच्छा ट्रांसप्लांट हुआ। तो जो भी आप में से जो भी लोग, अगर आप गंजेपन से पीड़ित हैं और आप उसके लिए देख रहे हैं सॉल्यूशंस को, और जगह जगह पर आप ये रिजल्ट्स और ये सब कुछ देखते हैं, तो मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूंगा कि बिल्कुल भी इस रैट रेस में ना लगे। आप किसी क्लिनिक की ट्रॉफी नहीं हो जो किसी दीवार पे टंगी है, ओके? आप एक जीते जागते इंसान हो। आपके भी मन में शायद अरमान होंगे कि ये बाल जो आपको लग रहे हैं लंबे समय तक चले। तो मैंने काफी सारे वीडियोस अपलोड करे हैं, बनाए हैं, आपने शायद देखे हो। हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट्स परमानेंट नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते। वो सारे वीडियोस देख के ही तो मैं सत्या क्लिनिक पर आया था, क्योंकि मुझे लगा था कि यहाँ पर सारी चीजें वो बताई गई हैं जो शायद कोई और नहीं बताता है। और क्योंकि डार्क साइड्स के परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है ट्रांसप्लांटेशन, फिर उसके अलावा फिर मेडिकेशन से क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, क्या नहीं होते हैं, फिर ग्राफ्ट्स एक्चुअली कितने लगने चाहिए, कौन सी टेक्निक यूज करनी चाहिए, डोनर एरिया सेफ रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, ये सारी चीजें ही देखकर मैं यहाँ आया भी था। एग्जैक्टली। तो देखिए, आपके सर पे बाल बचाने हैं तो हमारे पास दवा है, हमारे पास PRP है, हमारे पास ट्रांसप्लांट है, तो यही है जो आपके सर पे बाल रख सकते हैं। तो दवा देते वक्त मैं ये जानता हूँ अच्छे से कि यदि आप मेरे पास आए हैं, यदि मैं आपको दवा देता हूँ और मैं आपको अभी अपने पेशेंट्स में जो रिजल्ट दे रहा हूँ, वो रिजल्ट दुगुना या तिगुना ज्यादा घना दिखेगा अगर मैं फिनेस्टाइड खिलाऊं अपने सब पेशेंट्स को। तो जाहिर सी बात है भाई, जब सब रिजल्ट्स देखते हैं तो ये चीज कौन देखता है, इस पे कौन गौर करता है? कोई ग्राफ्ट्स वहाँ लगे थे या नहीं लगे थे, वो भी नहीं। वो भी मैंने आपको कुछ केसेस दिखाए। हाँ, एक आपके कलीग थे वो, डॉक्टर गुप्ता, तो उनका आपने केस मुझे दिखाया। दूसरी चीज एक और इम्पोर्टेंट होती है कि जब आप आए हैं तो दवा के बाद कितनी दवा कब इंट्रोड्यूस करनी चाहिए, इसकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग होनी चाहिए। ज्यादातर पेशेंट्स आते हैं, वो बोलते हैं कि सर्जरी से पहले हमें बोला गया कि कुछ तो बोलते हैं कि कोई दवा की जरूरत नहीं है, फिर कुछ बोल देते हैं अच्छा आप ये ले लो, 6 महीना ले लो, फिर कुछ बोल देते हैं नहीं बस साल भर खानी है, फिर साल भर बाद जब आपके बाल गिरने लगते हैं तो नहीं अब आपको ये लाइफ लॉन्ग लेनी है। अब लाइफ लॉन्ग में भी जब आपको टॉलरेंस हो गई और अब आपके बाल गिरे जा रहे हैं, तो अब तो भाई हम कुछ नहीं कर सकते। वो लाइक है ना, विदाउट एनी ब्लूप्रिंट आप जो है ना कंस्ट्रक्शन करने के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। एग्जैक्टली। कि वो अच्छा यहाँ अब ये जरूरत है तो ये कंस्ट्रक्ट। ब्लूप्रिंट भी क्या है कि अब आप देखो भाई मुझे ट्रांसप्लांट चाहिए, हायर ये लड़का आया हुआ है, मेरे को इसको ट्रांसप्लांट करना है, चलो मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स कर देते हैं, जितने चाहे डोनर सेफ जोन अनसेफ जोन, उससे तो कोई लेना देना नहीं, कहाँ तक निकाल। तो ये क्या होता है, इसके चलते भुगतता कौन है? पेशेंट। बिल्कुल सही बात। आज मेरी बाहर बैठ के ये भी बात हो रही थी, जब मुझसे लोग कुछ पूछ रहे थे कि वो आपका जो था वो FUE किया, आपने FUE किया, तो इससे पहले भी मैंने एक जब मैं शूट किया था, वीडियो बनाया था, तो मैंने उसमें बताया था FUE और FUE को लेके कि नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स अगर 4000 हैं तो उसमें FUE कैसे पॉसिबल है 4000 ग्राफ्ट में। मतलब मैंने डायरेक्टली बिल्कुल उसमें वीडियो में बोला है कि मैंने बोला है उस वीडियो में कि मेरा 1600 एक्सटेंड किया है FUE से। तो जब मैंने वो वीडियो बनाने के बाद मैंने पहले जब देखा मैंने वो, तो उसमें एरिया मुझे नजर आ रहा था कि FUE से जो चेरी पिकिंग हुई है उसमें जो ग्राफ्ट्स निकले हैं तो वो 1600 में इतना खाली हो गया, वो नजर आ रहा है, टू बी वेरी फ्रैंक, कि वो नजर आ रहा है कि उसमें अगर ये ही 3500 4000 ग्राफ्ट्स अगर आपको चेरी पिकिंग थ्रू FUE टेक्निक से कर लिया जाता है तो डोनर एरिया आई एम डैम श्योर, क्योंकि मैं अब कह सकता हूँ क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस कर लिया चीज, अगर आप 3500 ग्राफ्ट्स भी अगर FUE अच्छे डोनर में भी अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हो तो डोनर एरिया नहीं बच सकता आपके फ्यूचर के लिए। देखिए एक और चीज शेवार, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका डोनर ऐसा ही होता है, ज्यादातर लोग हम में से जो होते हैं उनका डोनर एवरेज या एवरेज से थोड़ा बेहतर होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका डोनर बहुत ही गिफ्टेड होता है, जिनमें से आप निकाल लो तब भी ऐसे लगता है कि अरे वो बहुत कम चांस, बहुत रेयर। पर आपको दिखाए सिर्फ उन्हीं लोगों के डोनर जाएंगे जब हम केसेस देखते हैं जिनका ये होता है, पर जिनके डोनर बहुत कमजोर हैं उनके डोनर में से नहीं दिखाई जाता। और दूसरी चीज कि एक तो चलिए आप मेरे पास अब आए, मैंने सोचा चलो यार
मेरे फायदे देखूं मैं किस किस चीज में होते हैं। मेरा फायदा है कि ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ ग्राफ्स करूं, बिल्कुल, तो मैं ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाऊंगा। बिल्कुल। ये रिजल्ट भी, अगर मैं 3000 ग्राफ में जो रिजल्ट दिखा रहा हूँ, अगर मैं वो 4000 डालूं उस पेशेंट में, तो वो रिजल्ट और अच्छा दिखेगा, बिल्कुल, लेकिन तो मेरा पेशेंट भी खुश मुझसे ज्यादा, बिल्कुल, और जो लोग रिजल्ट देखेंगे आप लोग, वो भी बहुत ज्यादा खुश। तो मेरी तो बल्ले ही बल्ले है ना, वही। तो मैं तो करूंगा ही ये। हाँ, पर मेरे पेशेंट का सारा डोनर अगर मैं अभी कंज्यूम कर गया, और अब आगे चल के जब अगर उसको प्रॉब्लम होगी, जो कि काफी संभावनाएं होती है लोगों को, तो उस सिचुएशन में मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं, बच ही नहीं तो सकता। वो फिर उसमें क्या करेंगे? पॉसिबल ही नहीं है भाई। चीजें ऐसी दिखाई जाती हैं, मतलब ये मेन पर्पस जो अपना डिस्कशन का, अपना वीडियोस का है कि ये चीजें जो दिखाई जाती हैं वो ऐसी होती नहीं, बिल्कुल नहीं होती है जी। बहुत अलग पिक्चर है, ट्रेलर कुछ और है, पिक्चर कुछ और, बिल्कुल डिफरेंट है। आज मेरे सामने जब मैंने देखा ना, आजकल में मेरे सामने ये भी चीज आई, क्लिनिक का नाम तो मैं नहीं लूंगा उसमें, लेकिन उसमें लिख रखा था RS10 पर ग्राफ्ट और एक सेशन PRP का फ्री। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि इन लोगों के पास OT है या नहीं है, टीम्स कौन सी वाली इन्होंने रख रखी हैं, क्योंकि क्योंकि मैंने जो एक्सपीरियंस किया है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ डॉक्टर है या फिर टीम है, इसमें बाकी और चीजें भी तो हैं जो यूज होती हैं। तो RS10 पर ग्राफ में लोग इसी वजह से उस तरफ पीछे चले जाते हैं, जो इस तरीके से ये ट्रेलर लोगों को दिखा दिया जाता है, लेकिन उसके बाद में क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, डोनर खत्म होता है, बाकी और सारी चीजें भी, बहुत सारी चीजें खराब होती हैं। और शेवार बात सिर्फ इतनी नहीं है, एक्चुअली क्या है कि इट इज नॉट जस्ट अबाउट मनी, क्योंकि हो सकता है कि कम कॉस्टिंग में भी कोई अच्छा ट्रांसप्लांट कर रहे हो, हम ऐसे तो नहीं कह सकते, पर हाँ ये जरूर है कि आप ये भी नहीं कह सकते कि कोई अगर आपसे बहुत ज्यादा पैसे ले रहे हैं तो वो बहुत अच्छा ही कर रहे हैं। बिल्कुल। तो मेरे पास आते रहते हैं ऐसे काफी सारे पेशेंट्स जो आज आए थे, जैसे धीरज, तो वो पेशेंट का अभी पहले ट्रांसप्लांट हुआ है और उन्होंने अच्छे खासे एक्सपेंसिव क्लिनिक से ट्रांसप्लांट कराया था, पर नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स में भी हम देख रहे थे कि प्रॉब्लम्स थी, और डिजाइनिंग में भी प्रॉब्लम थी, और सब कुछ ही ओवरऑल प्रॉब्लम था, दवा को भी गलत तरीके से दिया गया। तो इसका मतलब क्या है कि इट इज नॉट अबाउट कॉस्टिंग, इट इज अबाउट योर रिसर्च। जितना थॉरो आप रिसर्च करेंगे, पॉइंट्स को समझेंगे, तभी आप कोई भी लोग जो भी ट्रांसप्लांट के लिए चूज कर रहे हैं आप में से, तो उनको ही समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम आपको मेंटोर करने के लिए बैठे हैं, आपकी जर्नी को, कि जो मुझे लगता है कि मेरे मरीज के लिए सही है, चाहे उसमें मेरे पर्सनल इंटरेस्ट, फायदा है, नुकसान है, इट डज नॉट मैटर। मैटर करता है सिर्फ ये कि कैसे आपके सर पे ज्यादा से ज्यादा लंबे समय तक हम बाल रखे। देखिए जीवन शॉर्ट है, मैं भी अगर खूब चमका के ये दवाइयाँ खिला के बढ़िया से रिजल्ट दिखा के करूँ, तो और एक भी चीज मैंने बोली थी कि FUE और FUT में एक और भी डिफरेंस होता है कि हम मल्टीग्राफ्स FUE में चूज करते हैं और अनसेफ जोन तक घुस के निकाल लेते हैं सारे। अगर किसी में आप सिर्फ इतने हाई नंबर्स के लिए जा रहे हो, अभी ये बाल उग गए, थोड़े टाइम के बाद इन पेशेंट्स का जब यहाँ से बाल कम होगा तो सारा बाल चला जाएगा। सही बात है, फिर बात के लिए कहाँ से निकालेंगे जब यहाँ भी चला जाएगा, यहाँ भी खराब दिखेगा और यहाँ भी उड़ जाएगा। तो इसीलिए ये भी चीज लोगों को समझना आई थिंक बहुत जरूरी है, और यही मकसद है कि हम ये सारे वीडियोस बना रहे हैं। बिल्कुल। एक और चीज जो काफी लोग डर के सोचते हैं, देखिए मैं बोलूंगा कि ये कोई लड़ाई नहीं है FUT और FUE, नहीं है ना। अब आप देखो, आप एक जीते जागता एग्जाम्पल लो कि कितने प्यार से हमने, आपको कोई फर्क लगा कि हमारे FUE कम प्यार से हो रहा है, FUT ज्यादा प्यार से हो रहा है, उल्टा कुछ? कोई फर्क नहीं है। दोनों मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप मान लीजिए आपको लगता है कि आप एक दलदल खाई पार कर रहे हो, और आप एक ऐसे आदमी के कंधों पे उस खाई को पार करना चाहोगे जिसकी 2 टांगे हैं, या ऐसे आदमी के सर पे सवार होकर करोगे जिसकी सिर्फ 1 टांग है, लंगड़ी टांग? जाहिर सी बात है, जो 2 टांगे भी वो जो जिसकी मजबूत पता चले कि 1 टांग तो ठीक है और दूसरी तो ऐसे है। बिल्कुल। मतलब मेरे पास एक न्यूज चैनल, मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, एक न्यूज चैनल के CEO का फोन आया और मुझे बोल रहे कि मैंने अपनी पूरी टीम लगाई हुई है जिन्होंने बड़ी रिसर्च करी है, सब कुछ देखा करा, और मैं कुछ जानना समझना चाह रहा हूँ, उन्होंने आपको भी शॉर्टलिस्ट किया। तो जब मैंने बात करी तो मैं तो देख सुन के हैरान रह गया, उनके तो सारे कॉन्सेप्ट गोल थे, उन्हें कुछ पता ही नहीं था।
तो उनकी टीम ने क्या रिसर्च करी। आपकी रिसर्च भी तो उतने ही सीमा तक है जितनी आपकी इंफॉर्मेशन के सोर्स हैं। अगर आप इंफॉर्मेशन के सोर्स ही गलत पकड़ के बैठे हैं, जो कि मेजॉरिटी में है, तो फिर तो आपकी कोई इंफॉर्मेशन, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, यदि आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं और बाय चांस ये पहला वीडियो है जो आपने सत्या क्लिनिक का या मेरा देखा है, तो यू हैव जस्ट हिट द जैकपॉट, बिकॉज ये इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलने वाली। Which I already got it, the jackpot. आपने मुझे बोला था ये बात अभी बिल्कुल बोला पहले दिन जब आप आए थे। मेरा वो बाई चांस ही क्लिक हुआ था, क्योंकि मुझे किसी ने सजेस्ट नहीं किया, मुझे किसी ने बोला नहीं, मुझे किसी ने नाम नहीं बताया, मुझे किसी ने रेफरेंस नहीं दिया, तो वो मेरा जैकपॉट ही था जो मुझे क्लिक हो गया मेरे लिए और मुझे मिल गया। एक चीज और मैं बोलूंगा कि देखिए, अगर मान लीजिए पहली सर्जरी FUT हुई, तो दूसरी सर्जरी हम FUT भी कर सकते हैं, हम FUE भी कर सकते हैं। अगर पहली सर्जरी FUE हुई, हम देखते हैं बहुत सारे लोग जो FUE कराते हैं। अभी मैं देखता हूँ कुछ भाई साहब बना रहे हैं, कुछ लोग ऐसे वीडियोस बना रहे हैं जो बता रहे हैं जी हमने अच्छे रिपेयर करा लिए, पहली सर्जरी भी FUE, अच्छा, दूसरी सर्जरी भी FUE, और डोनर की हालत। एक FUE में नहीं बच सकता तो दो FUE में तो खैर। तो आप एक चीज और समझिएगा कि जो इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है इंटरनेट पर, यूट्यूब के माध्यम से और अलग अलग सोर्सेज से, आप सिर्फ ये सोच के यदि देखते जा रहे हैं कि भाई फ्री की इंफॉर्मेशन है, चलो मैं गैदर कर लूं, क्या पता कुछ नया मिल जाए जानने को, तो ये गलत कर रहे हैं आप। क्योंकि आपके घर में अगर कोई फ्री में कचरा डालने आएगा तो आप उसको रोकेंगे, आप उसको डालने नहीं देंगे। तो ऐसे आपके दिमाग में अगर कचरा डल रहा है तो आप उसको रोकें। यदि आप सही इंफॉर्मेशन नहीं ले रहे हैं, तो जो भी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, आप सोच रहे हैं, आपको मालूम है कि ऑथेंटिक सोर्स नहीं है जहाँ से मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, बट इन स्पाइट ऑफ दैट सुनने में क्या जाता है, भाई सुन लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। हाँ, बिल्कुल सही बात। पर बहुत जाता है, बिकॉज आपके कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में बहुत सारी चीजें जाएंगी और आप फंसेंगे। मेरे पास पेशेंट आते हैं जवान जी, एक पेशेंट मुझे मेरे पास अच्छे से मुझे ध्यान आए, बोले सर मतलब मुझे फॉलो करते थे तो जानते, तो सर आपके पास आया हूँ, कराना है सर, आप बस कर दो, मुझे मालूम है आप कर दोगे, आराम से बढ़िया हो जाएगा। तो हाई ग्रेड बाल्डनेस का था और मुझे कहते उनका डोनर बहुत वीक था, तो मैंने कहा भाई आप क्या चाहते हैं? सर पूरा भर जाएगा, आगे से पीछे तक पूरा, आप तो जादूगर, आप भर सकते हो। तो मैंने कहा अच्छा कैसे? सर आप तो कॉम्बिनेशन करते हो ना, आप FUE कॉम्बिनेशन करो, देखो 4000 ग्राफ FUT से हर कोई निकाल लेता है, 4000 ग्राफ FUE से हर कोई निकाल लेता है, आप 8000 कर दो, मैंने कहा चरण का है आपके, थोड़े एक बार छू लेते हैं। तो मतलब सी, बट ये क्यों उनके दिमाग में ये परसेप्शन बना, बिकॉज कि वो देख रहे हैं कि हर कोई ऐसे कर रहा है। पर जब मैंने उनको बोला कि नहीं, आपका डोनर अलाउ नहीं करता, आपका नहीं कर सकता, मैं आपके तो डोनर से मुझे नहीं लगता कि अगर मैं कॉम्बिनेशन भी करूंगा तो हम 2000 का आंकड़ा भी छू पाएंगे। बिल्कुल। तो वो बोले कि सर आप क्या बात कर रहे हो, वी वर शॉक्ड। सर मेरे को तो सभी क्लिनिक्स ने बोला है कि ये हो सकता है, कर सकते हैं। सर आप सही में, मतलब आप डॉक्टर शैल गुप्ता ही हो ना? मैं तो आपके सामने ही बैठा हूँ। नहीं सर आप तो कर सकते हो, ये तो जब ऑर्डिनरी क्लिनिक कर रहे हैं। बहुत ही शरीफ और बहुत ही सीधे थे और हर किसी की बात पे पूरा भरोसा करके बैठे। तो उनको ये लग रहा था कि जब सब क्लिनिक कर सकते हैं तो डॉक्टर शैल गुप्ता ने तो कर ही देंगे, वो तो इससे ज्यादा बेटर कर सकते हैं, उनके दिमाग में यही बात। तो मैं यही आपको बोलना चाहूंगा कि जब 10 लोग एक झूठ को बार बार बोलते रहेंगे तो वो झूठ आपको सच लगने लगेगा। और हो सकता है आप ये जानते भी हो कि ये बात नहीं हो सकती, पर आप सोचेंगे यार 10 लोग बोल रहे हैं, 100 लोग बोल रहे हैं ये बात, अब ये तो कुछ तो होगा जब इतने लोग बोल रहे हैं। देखो सच को किसी की बैसाखी की जरूरत नहीं है, सच अकेला खड़ा हो सकता है, यही सच की ताकत होती है ना? तो इसीलिए मेरे ख्याल से आपको अपने रिसर्च पे फोकस करना चाहिए और एटलीस्ट जब भी आप कहीं पर जाएं पूछें तो ऐसे क्लिनिक और ऐसे सर्जन की तलाश में रहें जो कॉम्पिटेंट हो, जिनकी दोनों टांगे मजबूत हो और जो अच्छे से जानते हो, समझते हो, तभी तो आपको सही सलाह मिलेगी। उसके बाद भाई सलाह लेने में क्या जाता है, तो आप कम से कम सही जगह सलाह तो लीजिए, आप कराएं कहीं भी। जो लोग ये सोचते हैं कि भाई चलो सस्ते में हो रहा है, मेरा ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, या जो लोग सोचते हैं कि भाई हमें तो जो है वो ये ट्रांसप्लांट जो है
हम तो वहां से कराएंगे जहाँ से अमिताभ बच्चन ने कराया, या तो आपको देखिए अमिताभ बच्चन साहब भी कुछ नहीं करने वाले आपका, क्योंकि जो अभी मेरे पास पेशेंट आए थे जिनका हमने रिपेयर किया, जो आपसे मिले थे, वो भी ऐसी किसी सेलिब्रिटी के चक्कर में जगहों पर चले गए और उनका तो रिजल्ट बिल्कुल कबाड़ा हुए थे। मैं तो खुद आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि आप एक बार इस चीज को अच्छे से सोचिए और ये कोशिश करिए कि जानने की कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन होता क्या है। एग्जैक्टली जब आप इस चीज को देखेंगे कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन होता क्या है, तो आप फिर डेप्थ में चले जाएंगे कि FUT, FUE टेक्निक्स क्या होती हैं, क्या क्लिनिक्स बोलते हैं, क्या क्लिनिक्स नहीं बोलते हैं। अब इससे पहले मैंने भी यही काम किया है, क्योंकि मैंने कहीं और नहीं गया, नहीं देखा, सिर्फ मैंने यहाँ सत्या क्लिनिक्स की वीडियोस देखी, तो उससे मुझे इतना नॉलेज मिला कि मुझे फिर सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मैं ये नहीं कहता कि आप जो है कौन सी टेक्निक चूज करिए, कौन सी टेक्निक चूज नहीं करिए, बट जो आपका डोनर एरिया अलाउ करता है, जो आपको सच बताता है, जो आपको आपके लिए बेस्ट होता है, तो वो आप चूज कर सकते हैं। और उसके लिए आपको एक अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट की जरूरत होती है, एक अच्छे सर्जन की जरूरत होती है। आप क्या होता है ना, आप लोग फंस जाते हैं, आप लोग किस चीजों में फंस जाते हैं कि इतने सारे ग्राफ्स मिल जाएंगे आपको, और आपका जो है ना वो PRP सेशन फ्री हो जाएगा, और आपकी कॉस्टिंग जो है वो इतनी कॉस्ट कटिंग हो जाएगी। इन सारी चीजों से आपका प्लांटेशन बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। तो आप एक बार अच्छी इंफॉर्मेशन लीजिए, एक अच्छा सर्जन चूज करिए, और उसके लिए मैं अपने पर्सनल बिहाफ पे बोलता हूँ ये बात को, जो मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया है, उसके लिए आपको सत्या क्लिनिक से अच्छा कोई क्लिनिक नहीं मिलेगा। सो आप एक बार कम से कम कंसल्ट के लिए जरूर आइए। आपको अगर कोई भी हेयर ट्रांसप्लांटेशन से कोई भी इंक्वायरी, अगर आपको अगर क्वेरी करनी है, तो आपको दर्द कैसा रहा सर्जरी या उसके बाद कैसा क्या? देखो सर्जरी के बाद मैं बताऊं आपको, जो आपका जो 1 वीक का जो पूरा मेडिकेशन होता है ना, उसमें 5 टैबलेट जो है वो पेन किलर होती हैं, SOS, ठीक है। टू बी वेरी फ्रेंड, मैंने एक भी पेन किलर यूज नहीं करी, एक भी पेन किलर मैंने यूज नहीं करी। जो बाकी एंटीबायोटिक हैं, जो आपने जैसे सर्जरी हुई तो एंटीबायोटिक्स तो आपको लेना होता है। आपको नॉर्मल भी अगर फीवर हो जाते तो एंटीबायोटिक आपको लेना होता है। तो मैंने सिर्फ वो एंटीबायोटिक्स वगैरह जो थी वो ली है मैंने। वो 5 जो SOS पेन किलर थी उसमें से मैंने एक भी यूज नहीं की, और कोई जरूरत भी नहीं। हाँ, कोई जरूरत भी नहीं पड़ी मुझे। मैंने खुद जब मैंने अपना ट्रांसप्लांट किया तो मैंने भी एक दिन भी, नॉट इवन अ सिंगल डे, मैंने कोई पेन किलर नहीं खाया। और आपकी तो खैर 2 सर्जरी थी, मेरी तो सिर्फ FUE हुई थी, आपकी FUT हुई थी। तो लोग बहुत डरते हैं FUT से कि कोई बहुत पेन होगा या बाद में, और बहुत सारे लोग तो स्कार से भी बहुत डरते हैं। तो एक बार देखें जरा हम आपका डोनर। तो बाल तो आपके बहुत ही अच्छे, बहुत ही बढ़िया और खूबसूरत नजर आ रहे हैं। जी जी। और आपके हमने काफी टेम्पल्स को भी बनाया है, इस तरफ टेम्पल्स को भी क्रिएट किया है, इस तरफ थोड़ा और। तो ये जो हम अब आपका डोनर देख रहे हैं, यहाँ पर पतली सी लाइन है, ट्राइकोफिटिक क्लोजर है। तो अभी हम अगर देखें तो आपका शवार ये हमने काफी ब्रॉड था, यहाँ से उठाया है, और ये टेम्पल्स हमने आपके बनाए हैं, हम देख रहे हैं। तो काफी बारीक काम आपके टेम्पल्स पर हुआ हुआ नजर आता है। आपके ग्राफ्टिंग यहाँ पर, ये आपकी पार्टिंग साइड है, आपकी नॉन पार्टिंग साइड है, हेयर लाइन है, और ये पीछे तक ये हम घूम जाते हैं थोड़ा सा। तो आपका प्री पिक्चर में देखें तो अभी ये क्राउन में भी आपकी ग्राफ्टिंग की है हमने, हालांकि यहाँ पे डेंसिटी उतना नहीं है जो हेयर लाइन पे रखा है। आपका वैसे डोनर बहुत थिक नहीं है, ये हम देख पा रहे होंगे कि आपके डोनर में उतना वो नहीं है। तो ये जो पोर्शन था यहाँ से आपके 1600 FUE निकाले गए थे, और ये जो हम देख रहे हैं ये स्ट्रिप वाला एरिया जहाँ से स्टिचेस रिमूव किए हैं। तो हम देखें तो ये आराम से मूव कर पाते हैं, इलास्टिसिटी अच्छी है, नेक मूवमेंट में आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नीचे ऊपर आराम से कर पा रहे हैं, ठीक है, वेरी गुड। तो ये इस स्ट्रिप के एरिया से हमें 2500 ग्राफ्स मिल गए, जबकि इसके ऊपर नीचे यदि देखें इतने बड़े एरिया से हमने 1600 ग्राफ्स निकाले हैं। तो और हम जैसे देख रहे हैं यहाँ पर, अब आप देखेंगे तो ये ऑब्वियसली गैप क्रिएट होते हैं, जैसे हम देखें तो ये अब उतना डेंस नहीं रहेगा ये एरिया। अगर मैं फ्यूचर में चाहूँ तो ये स्ट्रिप के स्कार को इंक्लूड करते हुए मैं एक और स्ट्रिप पूरा निकाल सकता हूँ, जिससे कि मैं आपका एक FUT और आपका किया जा सकता है। और यदि मैं इस पोर्शन में से अब और FUE निकालना चाहूँ
तो ये और एफ निकालना पॉसिबल नहीं रहेगा, बिकॉज ऑलरेडी काफ़ी गैप्स बन चुके हैं। तो और अगर मैं इस पोर्शन के सारे बालों को एफ से यूज़ करना चाहूँ तो जाहिर सी बात है इट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज इट विल क्रिएट बिग ह्यूज गैप्स, है ना। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर आपका नेचुरल वर्ल पैटर्न को क्रिएट किया है हमने, और फ्रंट से तो बहुत सुंदर दिख ही रहा है सारा, बहुत बढ़िया, एकदम मजेदार। काफी अच्छा आपका रिजल्ट आ रहा है, हाँ, देख रहे हैं, बहुत अच्छा आ रहा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो अब तो ये बाल देख के आपको काफी अच्छा लग ही रहा होगा, है ना। हाँ बिल्कुल, अब तो जो दिन आगे आ रहा है बस उसमें यही है कि इसकी जब इसकी ग्रोथ स्टार्ट होगी तो बस थोड़ा फिर वेट देखते हैं। करते हैं। हाँ वेट करते हैं उसके बाद। शिवार, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपनी जर्नी सबके साथ शेयर इट्स ऑल माय प्लेजर कि मैं इतना आपसे भी सीख पाता हूँ, प्लांटेशन के बारे में जान पाता हूँ, और खास तौर से बाकी जो सब लोग देख रहे हैं और जो लोग अभी भी गुत्थी बालों के नहीं सुलझा पा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए ये अपना कॉन्वर्सेशन, अपनी जो बातें हैं ना, वो काफी हेल्प करेंगे कि जानने के लिए कि उसमें क्या सही है और क्या गलत है। और ये सिर्फ ट्रांसप्लांट ही नहीं, आई मीन देखिए, ये तो एक फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन अब तक हमने किया। बिल्कुल, ये तो बहुत ऊपरी काम है, बहुत सुपरफिशियल काम है जो मैं कर रहा हूँ, ये मेरा रियल काम नहीं है। रियल काम तो अब शुरू होता है। देखिए, हम लोग एक बॉडी, माइंड और सोल, तीन चीजें अगर हम देखें तो हम हैं। और बहुत सारे लोग जो मेरे पास आते हैं वो सेल्फ डिसलाइक, मतलब ज्यादातर लोग, आप खैर थोड़े डिफरेंट रहे हैं, आप सेल्फ लव से आए हैं, बट काफी लोग सेल्फ डिसलाइक से आते हैं। तो मेरा काम एक्चुअली जो मोटिव है, जो मेरा लाइफ का उद्देश्य है, वो ये है कि इस डिसलाइक को, सेल्फ डिसलाइक को सेल्फ लव में बदलना है ना। बिल्कुल। तो क्योंकि यही आपके जीवन में स्पिरिचुअलिटी के रास्ते खोलेगा। तो अब शुरू होता है असली काम और असली मेहनत, ऐसे नहीं छोड़ने वाले हम आपको। बिल्कुल। तो आपको कुछ मेडिटेशंस मैं शेयर कर रहा हूँ, ओके, कुछ लिंक्स दे रहा हूँ, ये मैंने खुद बनाए हुए हैं। मेरा एक चैनल है यूट्यूब पे, और उसके अलावा भी डॉक्टर शहर गुप्ता के नाम से, मैंने देखा है। हाँ, तो उस चैनल पर कुछ मेडिटेशंस हैं जो आपको अब सुनने चाहिए, करने चाहिए। और जो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में, हो सकता है आपने द सीक्रेट, आपने पढ़ी है द बुक द सीक्रेट? हाँ, वो आप जब सबसे पहली बार आए थे ना, तो उसमें आपने उसका बुक का जिक्र किया था। हाँ, तो मैंने तब से वो बुक जो है ना थोड़ा वो थोड़ा स्टार्ट किया उसको। हाँ, मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। तो आप में से बहुत सारे लोग जो पॉजिटिविटी, मोटिवेशन की बात सोचते हैं, जो लाइफ में नेगेटिविटी से जूझ रहे हैं, जो सोचते हैं शायद बालों की कमी ही रिस्पॉन्सिबल है उनकी इस सारी समस्याओं के लिए, और शायद कहीं ना कहीं बालों को ब्लेम करके वो खुद को के ऊपर काम करने से बच जाते हैं, एक इजी बहाना पाके। तो वो सब लोगों को मैं बोलूंगा कि लाइफ एक अपॉर्चुनिटी है, और बालों की कमी के जरिए ही, अब देखिए, आप इतना लंबा वीडियो अब तक देख रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं बालों की कमी आपके लिए कुछ मायने रखती होगी। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि बालों की गुत्थी सुलझाते सुलझाते आप जीवन की गुत्थी सुलझा लेंगे। और ये पहली फिजिकल गुत्थी तो एक पहली सीढ़ी है, इसके बाद मेंटल गुत्थी और फिर स्पिरिचुअल गुत्थी। तो इसीलिए आप में से वो लोग जो परेशान रहते हैं, ऐसे सोचते हैं, मैं चाहूंगा वो जाएं उस चैनल पर, देखें, कुछ मेडिटेशंस हैं, करें। जनरली हम जब मोटिवेशन की कुछ चीजें, बातें देखते हैं, सोचते हैं, सुनते हैं, तो हम खुश होते हैं थोड़े समय के लिए, और फिर वापस वही पुराने ढर्रे पर आ जाते हैं। तो यदि आप उसको, मोटिवेशन को बनाए रखना चाहते हैं अपनी लाइफ में हमेशा के लिए, तो फिर उसके लिए आपको अपने अचेतन मन में इन बातों को डालना होगा, क्योंकि वो सिर्फ कॉन्शियस मन में पड़े रहने से कुछ नहीं होने वाला। वो तो ऐसे एक कान से सुना, एक से निकाला, करना पड़ेगा उसमें। तो वो अचेतन मन में, उसके लिए स्लीप हिप्नोसिस बहुत बढ़िया जरिया है। आपको कुछ स्लीप हिप्नोसिस मेडिटेशंस मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में आप लिंक ले सकते हैं मेरे चैनल का, वहाँ पर आपको मेरे बनाए हुए मिलेंगे। और बहुत सारे, इंटरनेट तो भरा पड़ा है, इतने लोग इतने सुंदर सुंदर अच्छे बनाते हैं, आप अगर जाएंगे देखेंगे, जस्ट टाइप स्लीप हिप्नोसिस, पॉजिटिव अफर्मेशंस, इनको करें, इनका तरीका समझें। मैं किसी दिन फेसबुक या इंस्टा वगैरह पे किसी दिन लाइव आता हूँ यूट्यूब पर, तो उस दिन जिक्र करेंगे इस चीज़ों का थोड़ा डिटेल में, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। और बाकी अगर कोई भी प्रॉब्लम है आपको बालों का, और आप कुछ जानना चाहते हैं डिटेल में,
तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं दिए गए नंबर्स पर, कांटेक्ट कीजिए। मेरी टीम आपकी पूरी हेल्प करेगी, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। और देखते हैं, आप बालों के बिना भी खूबसूरत हैं और बालों के साथ और भी खूबसूरत हैं। तो इसीलिए मैं इसलिए भी ये बात बोल सकता हूँ कि मैंने अपना भी ट्रांसप्लांट किया है और पहले भी अच्छा था, अभी और अच्छा। तो अच्छा है, मतलब आई थिंक छोटी सी लाइफ है, इसको जिए, भरपूर जिए, खुश रहें और अच्छा सोचे, अच्छा करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शहवाज, थैंक यू। और आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए। थैंक यू, लव योरसेल्फ एंड स्टे ब्लेस्ड।